देखिए, हमने जो चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर रूरल मार्केटिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें रूरल मार्केटिंग का मतलब देखा था। रूरल मार्केटिंग का मतलब ये है कि जो भी प्रोसेस प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है, प्रोडक्शन वहां से लेके जब प्रोडक्ट फाइनल तैयार हो गया है, वहां से लेके जब तक उसकी फाइनल सेल्स नहीं होती है, तो उसके बीच में जितने भी प्रोसेसेस है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट है। जब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, तो उसमें मेनली आपका काम आता है हार्वेस्टिंग से लेके फाइनल सेल्स तक। उसमें क्या क्या काम बीच में इन्वॉल्व होते हैं, हमने सारे प्रोसेस देख लिए थे। अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस जब हमें मिली थी, यानी कि ये बात चल रही है जो हम पहले केसेस पढ़े थे 1950s के अराउंड, कि 1950s के अराउंड कैसी कंडीशंस थी हमारी इकोनॉमी की। उसके बाद हमने 91 के बाद की कंडीशन देखी। तो अगर हम बात करें 1950s के दौरान कैसी कंडीशन थी, तो उसमें अगर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं, तो उस दौरान एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पूरा कंट्रोल मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स के पास था। इसका मतलब मार्केटिंग का जो प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस किसी इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं था। यानी कि मान लीजिए अगर मैं कोई किसान हूँ और मैं कोई फसल बोता हूँ, तो फसल मेरी तैयार हुई है और फसल तैयार होने के बाद जो मुझे फसल बेचनी है, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता था। बेसिकली होता था अगर मेरी फसल तैयार होगी, तो उस फसल का सारा राइट मनी लेंडर्स का या ट्रेडर्स या कमीशन एजेंट्स का होता था। समस्या क्या थी कि पहले, क्योंकि फाइनेंस की तो दिक्कत थी, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, तो लोगों के पास पैसे की कमी थी। तो वो प्रोडक्शन करने के लिए या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने के लिए पैसा उधार लेते थे। अब उधार किन से लेते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। हमने दो टाइप के सोर्सेज देखे हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। सो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी कि मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, इनसे पैसा उधार लिया जाता था। अब जो ये पैसा उधार देते थे, क्योंकि उसके बदले में कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटीज तो लेते नहीं थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते नहीं थे, तो उनके बीच में एक किस्म से एग्रीमेंट सा हो जाता था कि जितने भी फसल तैयार होगी, वो सारे की सारी फसल हमारी हो जाएंगी। किसकी? जो मनी लेंडर है, जो भी पैसा उधार दे रहा है। सो मजबूरन या तो किसान को क्या होता था, जैसी फसल तैयार होती थी वो फसल जो भी मनी लेंडर है उनको बेच देते थे, या फिर क्योंकि उनकी फसल बिक नहीं पाती थी और मनी लेंडर्स का पैसा वापस करना होता था, तो वो क्या करते थे, मजबूरन में हाथों हाथ मनी लेंडर्स को ही वो फसल बेच देते थे, ताकि उनसे मनी लेंडर्स का पैसा भी पूरा हो जाए और उनकी फसल भी बिक जाए। अब ये जो सेल होती है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल एक ऐसी सिचुएशन है जब किसी फार्मर को अपने प्रोडक्ट्स को इमीडिएटली बेचना पड़ता है हार्वेस्टिंग के बाद। यानी कि जैसी उपज हुई किसी भी फसल की उपज होते उसे तुरंत की तुरंत वो फसल बेचनी पड़ जाए किसी भी कारणवश, तो वो डिस्ट्रेस सेल कहलाता है। नहीं तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जब तक प्राइस कंड्यूसिव ना हो, जब तक प्राइस ऐसे ना हो कि फार्मर को प्रॉफिट हो, तब तक वो चीजें नहीं बेचनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी मजबूरी हो जाती है। वो मजबूरियां कुछ तो हमने देख ली, कि मान लीजिए मनी लेंडर फोर्स कर दे, प्रेशर बना दे कि मैंने आपको पैसा उधार दिया था, तुम वो फसल फटाफट मुझे बेचो और मेरा पैसा रिकवर करो। सो एक मजबूरी तो ये भी हो सकती है। और क्या क्या मजबूरियां हो सकती है? और एक मजबूरी ये हो सकती है कि मान लो किसी फार्मर के पास वेयर हाउसिंग या स्टोरेज की सुविधा ना हो। वेयर हाउसिंग या स्टोरेज की सुविधा ना होने का मतलब ये है कि देखिए, अगर फसल तैयार होगी और वो उसको अभी नहीं बेचना चाह रहा, तो उसे कहीं पे तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। स्टोर भी ऐसी जगह करना पड़ेगा जहां उसकी फसल खराब ना हो। जैसे कि मान लो गेहूं को हमने बाहर रख दिया और बारिश आ गई, तो बारिश से खराब हो जाएगा। तो कोई एक ऐसी प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी भी होनी जरूरी है, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रोडक्ट्स को थोड़े समय के लिए होल्ड करना चाहता है तो। सो अगर ये सिचुएशंस ना हो, तो डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर डिस्ट्रेस सेल, तो आप ये दो रीजंस बताएंगे जो नीचे लिखे हुए हैं। द फार्मर नीड इमीडिएट कैश टू पे ऑफ देयर डेट्स। जो उनका कर्ज है उसको चुकाने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो तुरंत भेज देते हैं। दूसरा, उनके पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है जिसे वो स्टोर कर सके। और जहां स्टोर हाउसेज हैं, अगर वहां वो स्टोर करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये रीजन है जिसके कारण डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है।
तो ये सारा आपके मार्केटिंग का पार्ट है, यानी मार्केटिंग सिस्टम में कुछ कमियां थी, इसके कारण लोगों को मजबूरन डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ रही थी। सो ऐसे कौन कौन से कदम हैं जो कि गवर्नमेंट ने उठाए जिससे मार्केटिंग सिस्टम इम्प्रूव हो। जब मैं मार्केटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो आप मार्केटिंग सिस्टम से समझें कि मार्केटिंग सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा। मार्केटिंग सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन चीज भी इंक्लूड होगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी तो मार्केटिंग का पार्ट है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मार्केटिंग में एक ऐसी मार्केट की भी जरूरत होगी जहां सेल्स एंड परचेज की जा सके। मार्केटिंग के लिए स्टोरेज हाउसेस की भी जरूरत होगी। ये सारे आपके मार्केटिंग का ही पार्ट है। बेसिकली मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को बेचने लायक और बेचने की जगह तक पहुंचाने के लिए जितने भी स्टेप्स है, जितने भी चीजों की जरूरत होती है, वो सारे आपके मार्केटिंग का पार्ट होते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम, सो उसमें पहला पॉइंट आता है रेगुलेटेड मार्केट। सो पहले तो मार्केट का तो मतलब आपको पता ही है। मार्केट क्या है? मार्केट इज एन अरेंजमेंट या इज अ सिस्टम वेयर सेलर एंड बायर इंटरेक्ट। बेसिकली कोई भी एक ऐसी जगह जहां सेलर और बायर मिलके गुड्स को बेचते और खरीदते हैं, उसे मार्केट कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ प्लेस वर्ड नहीं करते यूज, क्योंकि प्लेस एक लिमिटेड चीज है। मार्केट एक बहुत ही बड़ा एरिया है, तो हम प्लेस की जगह सिस्टम वर्ड यूज करते हैं। ये हमने 11th में पढ़ा है जब फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर पढ़ा था। क्योंकि मार्केट के लिए जरूरी नहीं है गुड्स को बेचने के लिए एक जगह पे ही गुड्स बेचे जाए। आप लोग ऑनलाइन भी गुड्स परचेज करते हैं, टेलीफोन के द्वारा भी गुड्स मंगवाए जा सकते हैं। तो मार्केट का तो मतलब पता है। रेगुलेटेड का मार्केट मतलब समझे आप क्या है? सो रेगुलेटेड को आप रेगुलेटर से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके फैंस का रेगुलेटर होता है स्पीड कम ज्यादा करने के लिए, फ्रिज में रेगुलेटर होता है। तो रेगुलेटर का मतलब होता है किसी चीज को एक कंट्रोल में रखना, किसी चीज को एक निगरानी में रखना कि वो लिमिट से बाहर ना जाए। सो रेगुलेटेड मार्केट का मतलब है कि ऐसी मार्केट्स तैयार की गवर्नमेंट में जिसमें रेगुलेशन गवर्नमेंट का था। रेगुलेशन गवर्नमेंट का होने का मतलब ये है कि ऐसी मार्केट्स जिसमें सेलर्स या बायर्स अपनी मनमर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकते। फ्रीडम उन्हें रहती है मार्केट फोर्सेस को। मार्केट फोर्सेस हमने 11th में पढ़ी है, डिमांड और सप्लाई। फ्रीडम तो होती है डिमांड और सप्लाई को, लेकिन वो रेगुलेटेड होती है गवर्नमेंट के अंदर। यानी गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करता है कि क्या वो कुछ काम इनअप्रोप्रिएट तरीके से तो नहीं कर रहे, क्या कोई काम एक्सप्लॉइटिव नेचर का तो नहीं है कि जिसमें किसी एक पार्टी का एक्सप्लॉइटेशन हो, चाहे वो बायर का हो चाहे वो सेलर का हो। सो गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट शुरू की जहां पे प्रोडक्ट की सेल एंड परचेज मार्केट कमेटी द्वारा मॉनिटर की जाती है। मार्केट कमेटी का मतलब एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें मार्केट के कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उसको मॉनिटर करते हैं। बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट में जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है उनको ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मार्केट में बेसिकली सेलर्स और बायर्स होते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के सेलर कौन है? फार्मर। और बायर कौन है? बायर जो ट्रेडर्स हैं, जो उसको खरीदेंगे ताकि उसको बाद में बेच सके। और इनको रेगुलेट करने के लिए, इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए? गवर्नमेंट थी, क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट है। सो एक कमेटी बनती है, वो कमेटी तीनों को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू भी बताती है, फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी, और ट्रेडर्स के भी। यानी इस तरीके से रेगुलेशन करती है कि ना तो फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो और ना ही ट्रेडर्स का एक्सप्लॉइटेशन। सो रिप्रेजेंटेशन किसका होता है? तीनों पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। मार्केट सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि उसमें धोखाधड़ी का कोई भी चांस नहीं रहता, सब कुछ जो कुछ होता है इन फ्रंट होता है। जैसे कि प्रॉपर स्केल्स एंड वेट्स का इस्तेमाल, चीजों को मेजर करने के लिए जो भी वेइंग मशीन का यूज किया जाए वो वेइंग मशीन प्रॉपर हो, उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। इसके अलावा मार्केटिंग कमेटी ये इंश्योर करती है कि जो किसान हैं उनको उनकी फसल के वाजिब दाम मिले, एप्रोप्रिएट प्राइस मिले। सो ये पहला पॉइंट है हमारा रेगुलेटेड मार्केट। इसमें एक इसका सब पार्ट होता है रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स। ये रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स का क्या मतलब होता है? देखिए,
रेगुलेटेड मार्केट तो एक बहुत बड़ा एरिया हो गया। मान लीजिए ये आपकी रेगुलेटेड मार्केट एरिया। अब मार्केट में तो बहुत सी चीजें होती है। अब इसमें से कोई एक एरिया फिक्स कर दिया कि भाई ये एरिया जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सेल और परचेज से रिलेटेड है। अब मार्केट में बहुत से काम होते हैं, लेकिन उसमें से एक एरिया फिक्स कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सेलिंग और बाइंग की जाएगी। तो ये जो एरिया ऐसा फिक्स किया गया है इसे कहा जाता है रेगुलेटेड मार्केट यार्ड। सो ये रेगुलेटेड मार्केट के अंदर का एक एरिया है जहाँ पे स्पेसिफिकली सेल एंड परचेज का काम किया जाता है फार्मर के प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो जगह जगह पे रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स भी बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं झज्जर की अगर हम बात करें तो झज्जर में अनाज मंडी है। तो वो अनाज मंडी एक किस्म की रेगुलेटेड मार्केट ही है। वहाँ अपनी मर्जी से कोई प्राइस चार्ज नहीं करता, प्राइस फिक्स है। जो फार्मर्स होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे आते हैं अपनी फसल बेचते हैं। यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उस पर। कंट्रोल नहीं कहेंगे हम, रेगुलेट कहेंगे। कंट्रोल और रेगुलेट में फर्क होता है। कंट्रोल तो होता है कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी चला रही है, और रेगुलेट का मतलब होता है कि थोड़ा सा उसमें चेंज अपने हिसाब से कर देती है। सो अगर हम अनाज मंडी की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें जो वेट किया जाता है वो सामने होता है। और मान लीजिए अगर कोई उसमें ट्रेडिंग के राइट्स की बोली लगती है तो बोली भी ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है। प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से है। ऐसा नहीं है कि किसी से तो ज्यादा प्राइस में सामान खरीद लिया, किसी से कम प्राइस में खरीद लिया। सो ये एक रेगुलेटेड मार्केट का एग्जाम्पल है जो आप अपने रियल लाइफ में देख सकते हैं। सेकंड अगर हम देखें कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी। अब कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी वर्ड आते ही आपको ध्यान आना चाहिए, हमने इसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था। कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ये आप अपनी स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। वो क्रेडिट सोसाइटी थी, ये मार्केटिंग सोसाइटी है। पहले तो कॉर्पोरेटिव का मतलब अगर आपको उस दिन समझ में आ गया था तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। कॉर्पोरेटिव का मतलब होता है कुछ लोग मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 से 10 किसान है, 10 किसान है, उन्होंने अपने मिल का एक ग्रुप बना के अपनी एक सोसाइटी क्रिएट कर दी। अगर वो सोसाइटी क्रिएट की है ताकि एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी जो उनकी सेविंग्स है उसे जोड़ के एक दूसरे को क्रेडिट दे दिया जाए तो वो कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कहलाती है। और अगर मार्केटिंग के लिए करी गई है तो कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी कहलाती है। बेसिकली वो है तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, जिस भी पर्पस के लिए सोसाइटी बनाई है वो बीच में ऐड हो जाता है। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी क्या है? देखिए बेसिक सी चीज ये है कि अगर मान लीजिए मैं अकेला किसान हूं और मेरे पास 10 किलो गेहूं है बेचने के लिए। अब मैं 10 किलो गेहूं बेचने जाऊंगा तो मैं ज्यादा अपनी मर्जी के प्राइस उसमें चार्ज नहीं कर सकता, मतलब मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकता, मैं मोल भाव ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बार्गेनिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है, मैं बहुत लिमिटेड सामान बेच रहा हूँ। लेकिन 10 किसान है, 10 के 10 किसानों के पास 10-10 केजी गेहूं है, उन्होंने सबने अपने गेहूं कलेक्ट करके अपनी सोसाइटी बना ली और वो 10 के बजाय 100 किलो गेहूं बेचने जाए मार्केट में। तो जब वो इतना बल्क में सामान बेचेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होती है। बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वो प्राइसेस अपनी कंडीशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी का मतलब ये है कि एक सोसाइटी के कुछ मेंबर्स फॉर्म होते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ताकि वो मिलके मार्केटिंग फैसिलिटीज को कम रेट पे और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके। अब मार्केटिंग फैसिलिटीज में जरूरी नहीं है कि प्राइस से रिलेटेड हो। यहाँ पे आपके बुक में तो सिर्फ प्राइस का बताया है, इसके अलावा और फायदे ये भी हो सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी। एक तो भैया आप 10-10 किलो ट्रांसपोर्ट करो और एक आप सीधा 100 किलो ट्रांसपोर्ट करो तो कम खर्चे में ट्रांसपोर्टेशन होगा। और दूसरा ये तो है कि आपको बेटर प्राइसेस मिलते हैं कलेक्टिव सेल के द्वारा। सो कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग तो बहुत एक नया कॉन्सेप्ट है और बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क कॉर्पोरेटिव्स इन गुजरात। गुजरात में मिल्क कॉर्पोरेटिव शुरू हुए थे, यानी कि
लोगों ने क्या किया था, अपना ग्रुप बना लिया और जैसे सबके पास मान लीजिए 2 गाय भैंस इतनी है, तो क्या करते थे, सबके घर से थोड़ा 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 दूध कलेक्ट किया और वो दूध इकट्ठा करके फिर उसको बेचते थे। जैसा कि आज अगर हम देखें तो अमूल भी तो यही काम करता है। अमूल जो दूध का बहुत बड़ा सप्लायर है मिल्क का, अमूल ऐसा तो नहीं कि खुद मिल्क तैयार करता है, अमूल खुद नहीं करता है प्रोड्यूस। ये क्या करता है, जगह जगह जाके छोटे छोटे गांव में इन्होंने लोगों के साथ डीलिंग की हुई है और इनका सिस्टम बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ये लोगों के पास जाके उनसे मिल्क परचेज करते हैं और वो कलेक्टिव वैन्स में कलेक्ट करके फिर वहां से अपनी प्रोसेसिंग करके बेचते हैं। तो ये कॉर्पोरेटिव का पार्ट है कि लोगों ने क्या किया था गुजरात में कि अपने ग्रुप्स बना लिए और लोगों से थोड़ा थोड़ा जितने भी उनके घर में दूध होता था उतना दूध इकट्ठा करके फिर उसको कलेक्टिव बेचते थे। अब इससे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है ऑपरेशन फ्लड। आप आगे पढ़ेंगे ऑपरेशन फ्लड, पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड का मतलब ये था कि जब मिल्क कॉर्पोरेटिव शुरू हुए गुजरात में तो उससे मिल्क की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, यानी मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसी कंडीशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया था, मतलब ये कहा गया था कि दूध की बाढ़ सी आ गई एक किस्म से। तो ऑपरेशन फ्लड ऐसा पूछा जा सकता है, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू ब्लैंक, सो इट इज रिलेटेड टू मिल्क, मिल्क से जुड़ा हुआ था ये। इसको देखते हुए बहुत सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी है, जैसे कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। उसमें लोग मिलके काम करते हैं, एक दूसरे की प्रोडक्शन को जोड़ के फिर मार्केट में बेचने जाते हैं। हालांकि कोऑपरेटिव मार्केटिंग के फायदे तो बहुत ज्यादा हैं, बट ऑफ लेट पिछले कुछ समय में इसमें कुछ कमियां आ गई हैं। कमियां क्या क्या हैं? पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव्स एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेटिव्स। देखिए एक जगह तो गुड्स जो है वो प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं मिल्क कॉर्पोरेटिव्स की बात करता हूँ, तो दूध जो है वो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फैट के हिसाब से होते हैं। सो एक जगह उन्हें प्रोसेस किया जाता है, फिर उनकी मार्केटिंग करने वाला कोई और होता है। सो इन दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि किसानों से दूध लेके जाते हैं, मतलब जिनके पास भी गाय भैंस है, और अमूल की फैक्ट्री में जाके प्रोसेसिंग होती है। अगर इनके बीच में तालमेल नहीं होगा तो ये काम एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पाएगा, और ऐसी कुछ कमियां देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से। दूसरी चीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कमी आ रही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब, क्योंकि देखिए 10 से 20 लोग, मैं तो मिनिमम बताया 10 से 20, हालांकि होते तो बहुत ज्यादा है। जब इतने लोग मिलके काम करेंगे तो हमें पता नहीं होता कि सबके इंटेंशंस प्योर है या नहीं है, मतलब कि हर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा या नहीं करेगा। तो फाइनेंस मैनेजमेंट की बहुत बड़ी समस्या आती है, यानी जो पैसा उसमें लगा हुआ है उसका सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें कुछ करप्शन तो नहीं हो रहा है, कोई अपने फायदे के लिए तो पैसा यूज नहीं कर रहा है। तो इस किस्म की कमियां भी देखने को मिल रही है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग की। सो दो प्रोसेस हमने देखी, दो मेजर्स देखे हमने, क्या क्या कदम उठाए हैं गवर्नमेंट ने मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। बात आती है तीसरे स्टेप की, तीसरे मेजर की, प्रोविजंस ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। वेयर हाउस का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे गुड्स को स्टोर किया जाता है। वेयर हाउस इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सेल, फ्यूचर में सेल करने के लिए उन्हें स्टोर किया जाता है वेयर हाउस। तो क्योंकि हमने देखा लिमिटेशंस में डिस्ट्रेस सेल की एक रीजन ये भी था कि जो किसान थे उनके पास वेयर हाउसिंग की सुविधा नहीं थी। सो गवर्नमेंट ने ये सुविधा प्रोवाइड करवाई है, वेयर हाउसिंग की सुविधा प्रोवाइड करवाई है। अगर अगर आप झज्जर में रहने वाले तो आप देखेंगे, जब आप तहसील से आगे, कोर्ट से आगे जब आते हैं गुड़गांव रोड पे, तो आपको देखने को मिलता है सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। वो मतलब सरकार द्वारा वेयर हाउस ओपन किया हुआ है, जिसमें कोई अपने गुड स्टोर करना चाहता है या कोई भी प्रोडक्ट है उसे स्टोर करना चाहता है तो नॉमिनल से चार्ज में स्टोर करवाए जाते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट एक ऐसी सुविधा दे रही है जहाँ पे जो किसान है वो अपनी फसलों को स्टोर कर सकते हैं जब तक प्राइस उनके कंड्यूसिव ना हो जाए। फोर्थ, सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व होता है। सो कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि रेलवे,
रेलवे तो गवर्नमेंट की देन है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है रेलवे में। सो रेलवे बहुत अहम भूमिका निभाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बसेस के द्वारा या फिर ट्रक्स के द्वारा या अपने कुछ पर्सनल व्हीकल के द्वारा, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। जबकि रेलवे, क्योंकि गवर्नमेंट की द्वारा शुरू की गई है, तो रेलवे ज़्यादा चार्जेस नहीं लेता, नॉमिनल चार्ज ही लेता है। तो रेलवे के द्वारा जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें रूरल एरिया से अर्बन मार्केट तक बहुत ही जो है कम रेट में और बेहतर तरीके से सेफली ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है रेलवे के द्वारा। फिफ्थ है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि डिसेमिनेशन को आप लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सी ऐसी चीजें शुरू हुई हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब इंटरनेट, प्रिंट मीडिया जैसे कि मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, रेडियो, इंटरनेट ये आते हैं। ये ऐसे मीडिया है जिनसे फार्मर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कैसे उनको प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, यानी कि पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन उनको देना चाहती है वो इन मीडिया के द्वारा दे सकती है। इनफैक्ट अब तो उनको ट्रेनिंग भी इनके द्वारा दी जाती है। जैसे कि अगर आप दूरदर्शन में देखें तो शाम को एक प्रोग्राम आता है, कृषि दर्शन के नाम से आता है, शायद पहले तो इसी नाम से आता था। उसमें किसानों को बताया जाता है कि उन्हें प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसी करनी चाहिए, फसल कैसी बोनी चाहिए, और जिसमें किसानों के अगर मन में कोई सवाल है तो वो एक्सपर्ट से भी पूछते हैं। तो ये ऐसे जरिए हैं जिनसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है फार्मर्स को कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं बेहतर तरीके से, यानी मार्केटिंग को आसान बनाने के लिए। लास्ट मेजर है एमएसपी पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी पढ़ने से पहले एक बार आप रिमाइंड करेंगे अपने आप को, 11th के लास्ट चैप्टर में हमने दो टॉपिक पढ़े थे, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लो, जो कि अभी तुम्हें याद नहीं है। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का मतलब है गवर्नमेंट जब प्राइस फिक्स कर देती है किसी चीज का, तो उसमें दो केसेस आते हैं, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। तो सिमिलरली गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए किए हुए उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किए हुए हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि मिनिमम तो इतना प्राइस किसी भी किसान की फसल के लिए देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए फिक्स कर दिए किसी के प्राइस, मान लीजिए किसी की फसल के प्राइस 100 रुपए फिक्स कर दिए हैं, और कोई किसान अपनी फसल को बेचने जाता है, मान लीजिए अनाज मंडी में बेचने जा रहा है, जो भी बायर है उसे कम से कम उसे 100 रुपए में वो चीज खरीदनी पड़ेगी, कम से कम 100 रुपए देने पड़ेंगे। ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। अगर ज्यादा देना चाहता है कोई बायर तो ज्यादा दे सकता है, लेकिन 100 रुपए से कम नहीं देगा। और मान लीजिए अगर किसी भी किसान की फसल नहीं बिकती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, तो गवर्नमेंट उसको परचेज करती है। एक सेकेंड रुकेंगे। चलिए, तो मैं बता रहा था, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अगर किसी भी किसान की फसल नहीं बिकती है तो उसे गवर्नमेंट परचेज करती है। तो बेसिकली उन्हें एक एश्योरेंस मिल जाती है, गारंटी मिल जाती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है इतने प्राइस में तो बिकेगा ही बिकेगा। सो एक मिनिमम इनकम गारंटीड रहती है उनकी। तो ये था आपका 6th पॉइंट। अब एक एडिशनल पॉइंट आते हैं जो इसी पॉइंट से जुड़े हुए हैं, कि जो गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स खरीदेंगी, जैसे कि बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो नहीं बिकते मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, तो उन्हें फिर गवर्नमेंट परचेज करती है। सो गवर्नमेंट परचेज करती है तो गवर्नमेंट उसका क्या करती है, तो उससे रिलेटेड दो वर्ड आए हैं, बफर स्टॉक। पहली चीज, तो जितनी भी ये परचेज गवर्नमेंट करती है उसे बफर स्टॉक कहा जाता है, यानी वो गुड्स जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में मार्केट में सेल नहीं हुए और गवर्नमेंट ने परचेज कर लिए, वो गवर्नमेंट के बफर स्टॉक कहलाते हैं। So MSP purchases from the farmer are kept as buffer stock
बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें परचेज करके अपने पास स्टॉक करके रख लेती है, बचा के रखती है। और गवर्नमेंट इतने सामान, ये मान के चलिए आप, कम से कम 4 से 5 साल का स्टॉक बफर स्टॉक के रूप में रखती है। यानी कि आज भी गवर्नमेंट के पास इतना अनाज रखा होगा कि अगर आगे के 4 से 5 साल के लिए हम इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट करती क्या है, इसका जो सामान स्टोर करके रखती है, गवर्नमेंट 2-3 काम करती है। पहला काम डिफेंस डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है वो, यानी कि जो आर्मी मेंबर्स हैं उनको भी तो राशन के रूप में दिया जाता है खाना पीना, तो वो इसी से दिया जाता है, बफर स्टॉक से। दूसरा पीडीएस सिस्टम के लिए, पीडीएस सिस्टम का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम कोटा सिस्टम कह देते हैं। जैसे कि जो बीपीएल फैमिलीज होती हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, उनको राशन दिया जाता है सब्सिडाइज रेट पे, तो ये पीडीएस होता है। तो गवर्नमेंट खुद मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी करती है, खुद फसल थोड़ी बोती है, वो जो इन्होंने परचेज किया है इन्हीं को देती है। तीसरा, ये चीजें इस्तेमाल होती है नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलेमिटीज में। जैसे कि हाल ही में आपने देखा बिहार में बाढ़ आई हुई है, तो बाढ़ आई है, वहां पे लोगों के जो है बहुत नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी का, तो सरकार वहां तक खाना पहुंचाती है। वो खाना कहाँ से आता है, वो खाना बफर स्टॉक से आता है। तो मेनली ये 3 सोर्सेज हैं जहां पे गवर्नमेंट बफर स्टॉक को यूज करती है। तो हमने ये पूरा मार्केटिंग सिस्टम के बारे में देखा, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। अगर हम एनालाइज करें तो मार्केटिंग सिस्टम बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या क्या हैं? वो कमियां हैं लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अभी भी उतनी डेवलप्ड नहीं है, खासतौर पर रूरल एरियाज में। गांव में इतनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलती, इतने रोड्स नहीं है। आज भी कई बार किसान मजबूर हो जाते हैं अपनी फसल को बेचने के लिए। न्यूमरस मार्केट चेंजेस, मार्केट जो है बहुत ही डायनामिक है। डायनामिक का मतलब चेंज होती रहती है, होती रहती है। तो जितनी भी चीजें गवर्नमेंट ने प्लान की है, मार्केटिंग सिस्टम के अंदर बनाई है, उनका इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं होता, क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहती है। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, लोगों के फाइनेंस की समस्या अब भी इतनी दूर नहीं हुई है। वो दूर इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, फॉर्मल सोर्सेज हैं, उनमें आज भी कोलेटरल सिक्योरिटीज की जरूरत है पैसा उधार लेने के लिए, आज भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, और सबके पास वो चीज है नहीं। स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी की समस्या है, क्योंकि वेयर हाउसेज बनाए तो है लेकिन उतने ज्यादा नहीं बने। जैसे अगर हम बात करें तो झज्जर को डिस्ट्रिक्ट बने भी कितने साल हो गए, लेकिन ये जो वेयर हाउस की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है। प्रेजेंस ऑफ मिडल मैन, जो बिचौली होते हैं ना, मिडल मैन, वो हर सिस्टम में है। जैसे कि यहाँ पे भी है, अगर कोई किसान सामान बेचना चाह रहा है और कोई परचेज करने वाला है, तो उनके बीच में डीलिंग करवाने वाला एक मिडल मैन मिलेगा। और ये मिडल मैन ही है जो सबसे ज्यादा करप्शन करता है। कुछ पैसा फार्मर से खाएगा, कुछ पैसा जो ट्रेडर है उससे खाएगा। तो मिडल मैन जो है करप्टेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स, चीजों को मेजर करने में, वेट करने में भी गड़बड़ की जाती है, हालांकि बहुत कदम उठाए गए इसको तो ठीक करने के लिए। इनएडिक्वेट मार्केट इंफॉर्मेशन, सबके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है। बेशक बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, क्योंकि सबके पास ये अवेलेबल है भी नहीं। हर कोई व्यक्ति इंटरनेट नहीं चलाता, हर कोई व्यक्ति मैगजीन नहीं पढ़ता, बल्कि बहुत से तो इलिटरेट है जो पढ़ ही नहीं सकते। जैसे कि आज भी अगर हम बात करें तो बहुत से किसानों को तो यही नहीं पता कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो इस सिंपल प्रोसीजर्स के बारे में भी उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैलेंजेस ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।